आपके सामने पाइथन का सेट 5 जिसमें हम कवर करेंगे 201 से 250 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे पाइथन के, जो कि ओ लेवल के पैटर्न के हिसाब से डिफाइंड है। एक और चीज़ मैं आपको, जो कि मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताता आ रहा हूँ, पिछले लाइव सेशंस में भी ये चीज़ मैंने बताई है कि ओ लेवल का जो आपका एग्जाम होता है वो एग्जाम वेटेज के हिसाब से होता है। मतलब वो एग्जाम चैप्टर वाइज नहीं होता, वो एग्जाम टॉपिक वाइज होता है। कहने का क्या मतलब है कि एक ही चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुमको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे टॉपिक से छोड़ो। मान लो लिस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डिक्शनरी ही ना पढ़ो, फॉर लूप ही छोड़ दो, ये नहीं करना है। पढ़ना हमें सब है, बस ये है कि कुछ चीज़ों को बहुत गहराई में जाके पढ़ना है, कुछ चीज़ों को उतनी गहराई में हमें समय नहीं देना, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 2 + 3 × 4। अब ये क्वेश्चन ऑपरेटर प्रेसिडेंस का है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर जिनको पता हो, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पाइथन में वो चीज होती है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा पाइथन के द्वारा। क्योंकि पाइथन BODMAS को फॉलो नहीं करता, इवन कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BODMAS को फॉलो नहीं करती है। सब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस दुनिया में है, सबका उनका एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। तो पाइथन के प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहले पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर एक्सपोनेंट या मल्टीप्लाई को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, फिर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन को, फिर प्लस माइनस ऐसे ऑपरेटर्स को, ऐसे करके पूरा का पूरा इनका हियरार्की है। आप देखिएगा इसको ऑनलाइन इंटरनेट पे। तो अगर उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को देखें और इसके ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम इसको देखें तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? इसका आंसर आ रहा होगा, क्या आएगा? 14। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया एक्सपोनेंट और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, इसलिए 4 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब उसमें 2 ऐड होगा तो बन जाएगा 40। क्लियर? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ नॉट 10 इज ग्रेटर देन 5। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे ना नॉट ऑपरेटर के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होता है कि वो जैसे ही नॉट ऑपरेटर देखेंगे वो तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि अरे ये क्या है। कभी भी अगर आपको नॉट ऑपरेटर दिखे, कभी भी, तो आप नॉट ऑपरेटर से कभी घबराइएगा। सपोज करिए कि ये जो आपके सामने नॉट ऑपरेटर दिया हुआ है ये है ही नहीं, ये जो नॉट ऑपरेटर यहाँ पे है सपोज करिए वो है ही नहीं। आपको अब क्या मिला? 10 इज ग्रेटर देन 5। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। अब जब आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो ट्रू का ऑपोजिट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। नॉट ऑपरेटर करता क्या है, जो भी आपकी वैल्यू मिलती है उसके ऑपोजिट चला जाता है। सपोज करिए आपको आंसर मिला ट्रू, अगर आगे लिखा है नॉट तो बन जाएगा फॉल्स। और शॉर्टकट में बताऊं तो ये सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है। तो 10 इज ग्रेटर देन 5 ये है ट्रू, लेकिन आगे लगा है नॉट तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आ रहा होगा हमारा फॉल्स। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लिस्ट हेलो। लिस्ट हेलो का आउटपुट क्या होगा? देखिए जब हम ये क्वेश्चन टाइप कास्टिंग से, अब बहुत सारे बच्चों को इसमें एक तो ये आंसर भी लग रहा होगा, दूसरा ये भी लग रहा होगा, तीसरा ये भी लग रहा होगा। ध्यान से देखना, इस वाले आउटपुट में लास्ट में एक स्पेस ज्यादा है, इस वाले में स्पेस नहीं है, लेकिन इस वाले में ये तो एरर है। तो जब आप हेलो को लिस्ट में टाइप कास्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा या ये मिलेगा? ए क्यों मिलेगा? ध्यान से समझिए मेरी बात को। जब हम टाइप कास्ट करते हैं तो एक एक एलिमेंट नहीं कास्ट हो रहा है। क्या हमने इसको किसी सीक्वेंस में डाल के एक एक आइटम को अपेंड किया? नहीं, हमने इसको डायरेक्टली टाइप कास्ट किया ना। तो हमको उस हिसाब से क्या मिलना चाहिए? हमको ए ही मिलना चाहिए। एक सेकेंड, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है और हमने आइटम्स को सीक्वेंशियली नहीं अपेंड किया है। जब हम सीक्वेंशियली अपेंड करते हैं तब हमको ये मिलेगा। जब हम इसको सीक्वेंशियली अपेंड कर देंगे ना तब हमको मिलेगा। सपोज करिए हमने एक फॉर लूप लगा दिया होता,
फॉर लूप लगा के हम लिस्ट डॉट अपेंड वाला अगर फंक्शन यूज करते तभी हमको HELLO मिलता, लेकिन हमको सिर्फ सिंगल आइटम मिलेगा जब हम इसको डायरेक्टली टाइप कास्ट कर लेंगे। ये बात आपके ध्यान में रहे। अगला, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 2 की पावर 3? तो 2 दूना 4 दूना 8, एक्सपोनेंट हुआ है इसका 2 की पावर 3, 8 ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट पाइथन दिस? आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये क्या रहा है। सबसे पहले इसने लगाया प्रिंट फंक्शन, फिर इसने दिया एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद इसने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए जिसके अंदर लिखा -1 और इसने कर दिया ब्रेसेस को क्लोज। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिया है किससे? किसी को आइडिया है टॉपिक का? इंडेक्सिंग से। ये इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है, और पाइथन में 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे पता करोगे कि किसी भी एलिमेंट की इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक है। तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी वेरिएबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्सिंग 0 से n-1 तक जाती है। अब कहोगे सर ये n-1 में n क्या है? तो n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट वेरिएबल। और कैसे पता करोगे कि उसमें n की वैल्यू क्या है? सिंपली len फंक्शन लगा दो, len स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप len, आप यहाँ पे लगाओगे, और आपको जिसकी भी वैल्यू पता करनी है, सपोज करो आप यहाँ पे डबल कोट में लिख देते हो पाइथन, ऐसे अगर आप यहाँ पे पाइथन लिख दोगे, ये भी आपको बता देगा कि इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है। बात समझ में आई? तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो। उस हिसाब से जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करोगे तो क्या आएगा? n आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी 0 से n-1 तक चलती है, यानी वो 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी, जहां पे n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी -1 से स्टार्ट होती है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो -1 सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, वो n-1 एलिमेंट होगा अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कर रहे हो। अगला क्वेश्चन 206, which कीवर्ड is used to break out a loop in Python? Sorry, keyword. Which keyword is used to break out a loop in Python? क्या हमारे पास stop होता है, या हमारे पास break होता है, हमारे पास exit होता है, हमारे पास end होता है? देखिए पाइथन में 3 स्टेटमेंट होती है। पहला होता है पास, दूसरा होता है कंटिन्यू, और तीसरा होता है ब्रेक। तीनों में डिफरेंस आपको पता है? समझिए ध्यान से मेरी बात को। इधर पास जो होता है, पास का मतलब होता है, सपोज करिए आपने लिखा इफ के अंदर आपने लगाया कॉलन। सपोज करिए आपने इफ लिखा, एक कंडीशन दिया, कॉलन लगाया, लेकिन अभी आपके दिमाग में कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, तो आप वहां पे सिंपली लिख दोगे पास। पाइथन क्या समझेगा कि मुझे इस स्टेटमेंट को देखना नहीं है, वो चेक तो करेगा लेकिन अंदर स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट को पास कर दिया गया है उसके अगले वाले लाइन पे। पास को वो ऐसे ट्रीट करता है। जबकि अगर आप वहीं पे लिख देते कंटिन्यू, तो वो कोड को चेक तो करता लेकिन बस एक कदम आगे बढ़ जाता। अब पास में और कंटिन्यू में डिफरेंस ये होता है कि कंटिन्यू सिर्फ एक स्टेप कंटिन्यू करता है, जबकि पास पूरी ही स्टेटमेंट से बाहर चला जाता है। फिर आता है ब्रेक। तो ब्रेक का काम क्या होता है? अगर कहीं पे उसने ब्रेक किया तो वो स्टेटमेंट के फ्लो को ब्रेक कर देगा। सपोज करिए एक लूप है जो कि 0 से 5 तक प्रिंट कर रहा है, बीच में आपने लगा दिया इफ नंबर इज इक्वल टू 3 ब्रेक। जैसे ही उसने देखा लूप की वैल्यू 3 हुई, वो लूप को तुरंत ब्रेक कर देगा। तो ये डिफरेंस। वहीं पे अगर आपने बीच में कंटिन्यू लिख दिया तो सिर्फ 3 को प्रिंट नहीं करेगा, जैसे ही 3 आएगा वो क्या करेगा? क्या करेगा भाई? एक कदम आगे बढ़ जाएगा, मतलब वो उसी लूप को रीरन कर देगा और 3 को प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसमें पास लिख दिया तो पूरी ही कंडीशन को ही वो पास कर देगा, वो देखेगा ही नहीं उसको, जैसे उसके लिए वहां पे कोई कंडीशन नहीं थी। ये डिफरेंस होता है। तो इसमें हमें मिलेगा ब्रेक। अगला क्वेश्चन हमारा 207, which function is used to remove the last element from a Python list? कौन सा फंक्शन पाइथन के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है? देखो डिलीट
होता ही नहीं। डिलीट की जगह हमारे पास del कीवर्ड होता है जो लिस्ट को डिलीट कर देता है। ठीक, हमको मिलता है क्लियर नाम का फंक्शन। क्लियर नाम का फंक्शन आपने लिस्ट में पढ़ा है। वो क्या करता है, लिस्ट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। समझने वाली बात इसमें क्या है कि डिलीट जो होगा वो पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देगा, मतलब मेमोरी में जो लोकेशन अलॉटेड थी उसको ही हटा देगा। जबकि क्लियर फंक्शन मेमोरी में लोकेशन को तो रखेगा, अंदर के आइटम्स को हटाएगा। एक डिफरेंस समझ में आया। दूसरा, रिमूव हमारे पास होता है पर्टिकुलर किसी एक इंडेक्स पे मौजूद किसी एक एलिमेंट को हटाने के लिए। जैसे हमारे पास अपेंड और इंसर्ट होता है, करते दोनों सेम ही काम है। लिस्ट के अंदर आइटम्स को एंटर करते हैं, लेकिन अपेंड क्या करता है, एकदम लास्ट में एंटर करेगा। इंसर्ट क्या करेगा, पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे एक नए आइटम को रिप्लेस करेगा। उसी तरह पॉप और रिमूव होते हैं। तो पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को हटाएगा। रिमूव क्या करेगा, इंडेक्स के हिसाब से जाएगा। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, पॉप। 208 यानी 208 व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, अगेन किसका है ये, स्लाइसिंग का। इसको, इस कॉन्सेप्ट को स्लाइसिंग कहा जाता है, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा था। इसको स्लाइसिंग कही जाती है ना। तो स्लाइसिंग में ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंट पाइथन जो कि डबल कोट्स के अंदर है, एक स्ट्रिंग है, फिर 2:4। तो अगर आप पाइथन में 0 से n-1 तक जाओगे, सपोज करो मुझे n-1 पता करना है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। n की वैल्यू हो गई 6 में से 1 घटाओ, यानी ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 5। यानी इसकी इंडेक्सिंग 0 से 5 तक हो रही है। अब मुझे 2 पे जाना है, तो ये हो गया 0th एलिमेंट, ये 1th और ये 2nd। अब 2nd से 4 तक जाना है, तो 2 3 4, यानी हमें क्या मिल रहा होगा। अब देखो कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, हमें ऑप्शन में th मिल रहा है। जब आप पाइथन में काउंट करते हो, रेंज फंक्शन अगर आपने यूज किया हो, तो वो क्या करता है, जैसे आपने लिखा रेंज 10, तो क्या प्रिंट करके देता है, 0 से 9 तक, 10 नहीं देता। तो ये उसी हिसाब से ओ को हटा दे रहा है। क्या कर रहा है, ओ को हटा दे रहा है और सिर्फ टी और एच को प्रिंट कर रहा है। समझ में आया। कि अगर इसका आंसर आप देखें तो हमको एंड में आंसर क्या मिल रहा है, टी और एच मिल रहा है, जो कि 2nd and 3rd पे है। इसने 4th को हटा दिया। अच्छा, इंडेक्सिंग के बारे में आपको एक और चीज बताता हूँ। सपोज करिए यहीं पे एक और वैल्यू लिखी होती है। सपोज करिए कि इसी स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, फिर इसने लगाया कॉलन, फिर इसने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, और फिर इसने यहाँ पे कॉलन लगा के यहाँ पे लिख दिया 2। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये होता है हमारा स्टार्ट वैल्यू, ये होती है हमारी स्टॉप वैल्यू, और ये होती है हमारी स्टेप वैल्यू। कितने काउंटर पे हमको चलना है। सपोज करो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पे स्टेप वैल्यू को कर दिया 2, तो आप एक बार में 2 सीढ़ियों को सीधा चढ़ोगे, यानी ये एक में 2 को जोड़ के सीधा 3rd एलिमेंट को देखेगा, 2nd एलिमेंट को नहीं देखेगा। फिर जब ये 3rd पे जाएगा तो 3rd में 2 को जोड़ेगा, 5th एलिमेंट को देखेगा। लेकिन इसने कहा कि भैया मेरी स्टॉप वैल्यू क्या थी, तो क्या है 5th एलिमेंट को देखेगा, देखेगा ही नहीं। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसका तो टीएस मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ टाइप 3.14। अब देखो, टाइप एक फंक्शन नहीं होता, ये एक क्लास होती है। टाइप क्या होता है, क्लास होती है। टाइप के अंदर जब भी हम किसी वैल्यू को लिखते हैं तो वो उसके डेटा टाइप को हमें बता के देता है। अब टाइप के अंदर हमने लिखा 3.14 जो कि एक फ्लोट है, ऑब्वियसली इसमें डिस्कशन ही नहीं है। 210 which function is used to convert a string to a floating number in Python। कौन सा फंक्शन कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। तो हमारे पास 2 फ्लोट पॉइंट ऐसे करके कोई फंक्शन नहीं होता। हमारे पास जो होता है वो सिर्फ फ्लोट होता है। समझ आया। फ्लोट की मदद से हम टाइप कास्ट कर सकते हैं किसी स्ट्रिंग को, लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस स्ट्रिंग के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। सपोज करो एक स्ट्रिंग के अंदर आपने अपना नाम लिख दिया, फिर आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कन्वर्ट होगा, एरर देगा वो। तो कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें फ्लोट लिख के मत आना,
एरर मार के आना टिक। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट हेलो मल्टीप्लाइड बाय 3? एक चीज बताता हूं, मैंने पहले भी क्लासेस में कहा है और आज फिर से कह रहा हूं कि पाइथन एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज नहीं है। पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है जो कि रन टाइम के दौरान ही अपने आप में चेंजेस करने में सक्षम होती है। जब पाइथन के प्रोग्राम को आप रन करते हो, इंटरप्रिटेशन के टाइम वो खुद के अंदर छोटे मोटे चेंजेस को कर सकती है। उसका इंटरप्रेटर इतना ज्यादा पावरफुल होता है, दैट्स व्हाई पाइथन की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है। समझने वाली बात यह है कि इसमें जो प्रिंट होगा ना, वो हेलो 3 बार प्रिंट हो जाएगा। आप कहोगे सर हेलो तो एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया है नंबर से, फिर ये 3 बार कैसे मल्टीप्लाई हो गया? क्योंकि पाइथन की जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होती है, अब कहोगे सर ये एक नया क्या टर्म है? कंकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। जब आप इस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करोगे तब इसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा पाइथन का इंटरप्रेटर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हेलो को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो आप क्या करोगे? आप हेलो यहाँ पे पाओगे। अब कहोगे सर अगर मुझे इसी हेलो को 3 बार एक लाइन में प्रिंट कराना होता, मतलब 1 2 3 ऐसे 3 लाइन में, कुछ नहीं करना, इसी ओ के बाद एक बैकस्लैश एन लगा दो, एस्केप सीक्वेंस लगा दो, या आप यहीं पे एक एंड ऑपरेटर लगा सकते हो एकदम एंड में। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि वो एंड क्या होता है, सेपरेटर और की वैल्यू मैंने दोनों बताई थी कैसे वो ऑपरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 5 इज डबल इक्वल टू 5? ऑब्वियसली क्या आएगा इसका आंसर? ये एक ट्रू कंडीशन है। क्या 5 5 के बराबर है? जी हाँ, वो बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 and 3, which of the following is not a valid data type conversion function in Python? तो पाइथन में इंट भी होता है, स्ट्रिंग भी होती है, फ्लोट भी होता है, बट कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 and 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट पाइथन डबल कॉलन -1? इसका आउटपुट क्या होगा? आपको एक प्रोग्राम बनाया होगा, आपने कभी ना कभी लाइफ में, या नहीं बनाया तो जाके बना लेना, आई हार्डली रिकमेंड इट। एक प्रोग्राम बनाया होगा, चेक अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रिंग जिसका स्टार्ट और एंड दोनों सेम हो। नहीं, अगर आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो तो वो एज इट इज हो, सेम हो, मतलब सीधे और उल्टा होने पे, जैसे नमन है NAMAN, अगर आप इसको उल्टा करोगे फिर भी वो सेम ही रहेगा। समझ में आया ना? आपको ऐसी स्ट्रिंग्स चाहिए होती है जो सीधा और उल्टा करने पे सेम ही हो। उन्हीं को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। जैसे 121 होता है, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं? जब आप पैलिंड्रोम करते हो तो आपको कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखने पड़ते हैं। क्यों? ये क्या करेगा? इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उल्टा कर देगा। क्या करेगा? उल्टा कर देगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया गया। देखो इसकी स्टेप वैल्यू क्या है? -1। ना स्टार्ट वैल्यू दी जो कि 0 थी, ना इसने स्टॉप वैल्यू दी जो कि n-1 हो गई। स्टेप वैल्यू क्या दे दी इसने? -1। यानी इसने कहा कि भैया एक काम करो, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि इसके केस में 5 होगी, 5 तुमको 0 से 5 तक चलना है, लेकिन हर बार 1 घटा के चलना। एक स्टेप क्या करोगे? माइनस करोगे आप। माइनस, देखो स्टेप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप कितना चलोगे ना। अगर हमने यही +1 लिखा होता तो वो एक स्टेप आगे चलता, लेकिन वो -1 लिखा तो एक स्टेप नीचे आएगा। तो उसने स्टार्ट कहां से किया? 0 से, गया कहां तक? n-, लेकिन जैसे ही उसने पहले 0 को प्रिंट किया, फिर उसने देखा -1 आना है, यानी एक मुझे माइनस चले जाना है। 0 से -1 करोगे, -1 यहाँ आया, फिर ऐसे करके वो घटता चला गया, और ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल है। समझ में आया कि नहीं? अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हो थोड़ा बहुत तो ये उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 and 5, which function is used to check if a value exists in Python? कौन सा फंक्शन हमें ये बताता है कि पाइथन में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं? तो देखो इन हमारा एक ऑपरेटर है, मेंबर से ऑपरेटर है या
मेंबरशिप ही है। श्योर? हैज, क्या हैज कीवर्ड पाइथन में होता है? फाइंड पाइथन में होता है या एग्जिस्ट पाइथन में होता है? आपके पास टोटल 10 सेकेंड है, सोच के बताइए। एक ऑपरेटर इज भी होता है, इज और नॉट इज, वो कौन सा ऑपरेटर होता है? देखिए इन होता है। आपने फॉर लूप का सिंटेक्स पढ़ा है, उसमें भी आप लिखते हो इन, लिखते हो कि नहीं? इन ही वो होता है जो बताता है कि हाँ ये एलिमेंट इसके अंदर है। नहीं होता तो इन काम कैसे करता है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10 मॉडुलस 3? क्या आएगा इसका आउटपुट? ऑब्वियसली 1 आएगा। रिमाइंडर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट नॉट ट्रू? क्या आएगा भाई? अरे नॉट ट्रू है, ध्यान ही नहीं देना। अगर नॉट ट्रू है तो उसका उल्टा कर दो, फॉल्स हो गया। 218, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 5 is less than 3 और 3 is less than 5? इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, फॉल्स, सिंटैक्स एरर, एरर। ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? आपके पास कुल 10 सेकेंड है। नहीं पता? देखिए अगर आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी हो किसकी? और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर की जो ट्रुथ टेबल होती है उसमें क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरा का पूरा आउटपुट ही ट्रू हो जाएगा। कंडीशन 1 फॉल्स है लेकिन कंडीशन 2 ट्रू हो गई है, जिसकी वजह से इसका आंसर भी ट्रू हो रहा। क्लियर? पाइथन में किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल नहीं होता, सीधा नाम ही लिखा जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना पाइथन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस से मैच नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट पाइथन डॉट अपर? क्या होगा? ऑब्वियसली इसका सी सही है। डॉट लोअर, डॉट कैपिटलाइज, डॉट सी, सॉरी डॉट अपर क्या करता है? डॉट लोअर क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को एकदम लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज क्या करेगा? फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। और डॉट अपर क्या करेगा? सारे के सारे लेटर्स को अपर कर देगा। क्लियर? Which numpy function is used to create an array evenly spaced values within a specified range? numpy पढ़ा है? देखिए numpy से आपको 5 से 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो आपको तभी आएंगे जब आपने numpy पे कायदे से प्रैक्टिस करी है, अन्यथा आप उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें इसका सही आंसर होगा numpy यानी np.arrange। अब कहोगे सर इसमें numpy था लेकिन np क्यों लिखा गया? जब हम numpy को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने का कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि numpy को इंपोर्ट करने का सही सिंटेक्स है। तो numpy को इंपोर्ट करने का सिंटेक्स होता है import numpy as np। क्या होता है? import numpy as np। अभी जो as np है ये नेसेसरी नहीं है, ये आपने अपनी तरफ से एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे जो np है वो एक वेरिएबल है जो आपने बनाया हुआ है, जिसने numpy को पूरा का पूरा स्टोर किया हुआ है। अब आप np.array, np.arrange, np. ऐसे करके आप फंक्शंस आगे यूज करते चले जाते हो। Which numpy function is used to create an uninitialized array of specified shape and data type? d टाइप लिखा है ना, तो डाटा टाइप। तो कौन से फंक्शन को हम यूज करते हैं? आइडिया है इसका किसी को? numpy.empty। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनइनिशियलाइज्ड एरे है। अगर हमारे पास इनिशियलाइज्ड एरे होती तो np.array लिखा जाता। एरे को क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? इनिशियलाइज्ड, np.array। और अनइनिशियलाइज्ड के लिए np. अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द np.random.rand function in numpy do? Generates an array of zeros, generates an array of ones, generates an array of random floats in the interval 0 and 1 and generates an array of random integers। पर मुझे तो
सी क्या कह रहा है, जनरेट्स एन एरे ऑफ रैंडम फ्लोट्स इन द इंटरवल 0 and 1. Which of the following functions can be used to reshape a numpy array? np dot resize, np dot transpose, np dot reshape, all of the above. All of the above. हम ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, रीशेप भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं. समझ आया? What does np dot i3 create in numpy? तो ये क्या करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ शेप. आपने अगर मैथ पढ़ी हो तो उसमें एक चैप्टर था मैट्रिक्स, याद है आपको? ये उसी वाले मैट्रिक्स की बात हो रही है. जो हमारी एरे होती है, एरे भी हमारी 1D 2D और 3D एरेज होती है, सेम एज मैट्रिक्स. जैसे हमको 12th 10th 12th में मैट्रिक्स पढ़ने को मिलता है. समझ में आया? एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको. कभी आपने सोचा है कि ये मैट्रिक्स जो हमको 12th में पढ़ाई जाती थी, इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है? मैं बताता हूँ. आपने कीबोर्ड देखा है? कीबोर्ड में इतनी सारी कीज होती है. कभी आपने सोचा कि वो सारी की सारी कीज एक यूएसबी वायर से कनेक्टेड होती है कीबोर्ड में, लेकिन इतनी कीज को वो 4 वायर्स हैंडल कैसे करते हैं? तो हैंडल करते हैं मैट्रिक्स एल्गोरिथम की मदद से. ये आपका पूरा का पूरा कीबोर्ड में ना वही 12th वाले मैट्रिक्स को अप्लाई किया गया है. जब भी आप पर्टिकुलर किसी एक की को दबाते हो तो मैट्रिक्स का एक एल्गोरिथम ट्रिगर होकर एक नंबर जनरेट करता है जो कि ASCII वैल्यू होती है, और वो ASCII वैल्यू कीबोर्ड का इनकोडर रिकॉग्नाइज करता है, कंप्यूटर में जाता है यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो, चाहे सी हो या XYZ कुछ भी हो, और फिर आगे की प्रोसेसिंग आपका कंप्यूटर करता है. तो कभी भी अगर आप नंपाई वगैरह जैसी चीजों को देखो ना, तो क्रिएटिव सोचो, क्षणिक नहीं कि बस इतना पढ़ लिया और खत्म हो गया. बहुत कुछ है. अगला क्वेश्चन, which numpy function is used to find the maximum element in array? हाँ, np dot maximum, np dot amax, np dot rmax और np dot max. np dot max ही होता है. अगर मैक्स लिस्ट में बता सकता है, डिक्शनरी में बता सकता है, टपल में बता सकता है, स्ट्रिंग में बता सकता है, तो इसमें भी तो बता ही सकता है. इसका काम ही वही है जो मैक्सिमम को आपको उठा के दे. What does np dot concatenate do in numpy? क्या करेगा ये? कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ, joins arrays along an existing axis. एक एक्सिस पे क्या करेगा? ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा. भाई देखो, ट्रांसपोज करना अलग चीज होती है और ज्वाइन करवाना अलग चीज होती है. ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि आपने उसके आकार में ही परिवर्तन कर दिया. ज्वाइन करने का मतलब आपने सीधा सीधा एक एंड को पकड़ा, दूसरे एंड को पकड़ा और जोड़ दिया. दोनों में डिफरेंस होता है. अगला क्वेश्चन 227, व्हाट डज np dot concatenate do in numpy? अभी हमने जाना all of the above. What does np dot once like arr? एक बात और, आर्ग्यूमेंट और एक होता है पैरामीटर, एक होता है आर्ग्यूमेंट फंक्शंस में. ये आर्ग्यूमेंट और फंक्शन क्या होता है? सॉरी, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर क्या होता है? कभी आपने जाना इसको? आप फंक्शंस जब पढ़ते हो तो उसमें एक जगह लिखा जाता है आर्ग्यूमेंट और एक जगह लिखा जाता है पैरामीटर. तो ये पैरामीटर क्या है और आर्ग्यूमेंट क्या है? देखिए, जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते टाइम जब आप वहां पे कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं या किसी वेरिएबल को पास करते हैं तो उसको पैरामीटर कहा जाता है. लेकिन जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते टाइम आप जो भी वैल्यू उसको देते हैं प्रोसेसिंग के लिए फर्दर, उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है. इस कंडीशन में यहाँ पे जो ये ARR लिखा हुआ ना, ये वेरिएबल है और इसको आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा. ये ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पाइथन में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा. तो इसमें इसका आंसर होगा क्रिएट्स एन एरे ऑफ वंस with the same shape and same data type as ARR. मैंने आज इसीलिए इसमें मोस्टली क्वेश्चन नंपाई के डाले. Which numpy function is used to find unique elements in an array? आपके ऑप्शन है np.unique, np.non-zero, np.sort और np.amax. सॉर्ट क्या करेगा? वो सॉर्ट करेगा. लिस्ट को आपने सॉर्ट किया है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, उसका फंक्शन का नाम ही है np.unique और क्वेश्चन भी वही कह रहा है, फिर भी आप लोग
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, व्हाट डज np डॉट ट्रांसपोज डू इन numpy? np डॉट ट्रांसपोज क्या करता है? सॉर्ट द एक्सेस of an array, reverse the element of an array, sort the array and none of the above. तो ट्रांसपोज क्या करता है? स्वैप कर देता है एक्सिस को, मैंने बताया ना, उसके किसमें, आकार में ही परिवर्तन कर देना। जब आप उसका एक्सिस चेंज कर दोगे तो उसके भाई अगर 1D है वो 2D बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ऑब्वियसली बनेगी। अगला क्वेश्चन 231, व्हाट डज np डॉट diag डू इन numpy? ये फंक्शन क्या करता है? extracts the diagonal elements from a matrix. diagonal element समझते हो? हाँ, diagonal, देखिए diagonal elements का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए आपकी एक एरे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो डायगोनल का मतलब हो गया ये वाले एलिमेंट्स, समझ रहे हो? यही तो हुआ डायगोनल का मतलब। और एक डायगोनल ये भी हो जाएगा, एक हो गया नॉर्मल डायगोनल और एक हो गया रिवर्स डायगोनल। देखिए एक सीधा है और एक, समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगला क्वेश्चन, विच numpy फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एरेज? तो इसमें से कौन सा फंक्शन डॉट प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करता है, वो भी दो एरेज का? एक नहीं, एक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे दो एरेज की बात हो रही है। तो वो जो फंक्शन होता है वो खुद डॉट ही होता है। देखो पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है ना कि वो पूरा का पूरा इंग्लिश का समझ लो एक रूपांतरण है कंप्यूटर के लिए। रूपांतरण मतलब समझते हो? ट्रांसलेशन, भाषा अनुवाद। किसी को वो समझ में आया, उसने वो पहुंचा, उसने पाइथन को पूरा पूरा भाषा अनुवाद कर दिया, किसमें? अंग्रेजी में। तो आप अगर क्वेश्चन में कॉमन सेंस अप्लाई करके एक बार देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 233, np डॉट जीरोस अंडरस्कोर लाइक arr क्या करेगा? ये creates an array of zeros with the same shape and data type as, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था अगर आपको याद हो। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दो। क्रिएट्स एन एरे ऑफ जीरोस, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये एरे तो क्रिएट करेगा, लेकिन किसका? जीरो का। और इसके पहले जो आपको फंक्शन मिला था वो किसकी एरे क्रिएट कर रहा था? 1 की क्रिएट कर रहा था, डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट नंबर्स की क्रिएट कर रहा था। ये ध्यान में रखना है। जीरोस अंडरस्कोर लाइक arr क्या करेगा? एक एरे बनाएगा जिसमें सिर्फ जीरो होंगे, जीरोस विद द सेम शेप एंड सेम डाटा टाइप एज arr। समझ रहे हो कि नहीं? व्हाट डज np डॉट मीडियन कंप्यूट इन numpy? ये क्या करता है भाई? मीडियन ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। आप देख लो, खुद ही पता चल जाएगा आपको ऑप्शन में क्या है क्या नहीं। अगला क्वेश्चन, विच numpy फंक्शन इज यूज्ड टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे? स्टैंडर्ड डेविएशन np डॉट std, std स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड। व्हाट डज np डॉट क्लिप arr? अब देखो इसमें टोटल कितनी आर्गुमेंट पास करी गई है? 3 आर्गुमेंट पास करी गई है। पहली arr, दूसरी amin, तीसरी amax। तो ये क्या करेगा? क्लिप वैल्यूज इन arr टू बी बिटवीन amin एंड amax। यानी इसने एक एरे को पास किया, फिर इसने कहा कि एरे की मिनिमम वैल्यू ये और एरे की मैक्सिमम वैल्यू ये, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको क्या करो? क्लिक कर लो, यानी उनको कट करके अलग कर लो। समझ आया? Which numpy function is used to find the indices of non-zero elements in an array? np dot non-zero, np dot extract, np dot where and all of the above। तो इसमें से हम किसी से भी फाइंड कर सकते हैं। What does the term recursion refer to programming? एक बात बताता हूँ, लूप पढ़ा है आप लोगों ने? पाइथन का लूप पढ़ा है? आपको पाइथन का लूप, फॉर लूप समझ में आया? नहीं आया?
फॉर लूप का सिंटेक्स अगर आपको मैं लिखने को कहूँ आप नहीं लिख सकते। कारण आपको पता है, पाइथन में लूप पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ता है कि पाइथन के डाटा टाइप कितने हैं। पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पाइथन में टोटल 9 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स आ गया, सीक्वेंशियल जिसमें लिस्ट आ गई, टपल आ गया, और स्ट्रिंग आ गई, मैपिंग, डिक्शनरी आ गई, सेट, सुपर सेट, कितने हो गए 6, बूलियन आ गया, एक नन होता है जिसको नल कहते हो। समझ में आया? रिकर्सन का मतलब होता है एक फंक्शन जो खुद को कॉल करे, जबकि आइटरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज जो खुद में ही बार बार चल रही हो। समझने वाली बात क्या थी इसमें डाटा टाइप्स से? जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है इंटीजर, प्रिमिटिव डाटा टाइप में मेनली इंटीजर को ही हम रखते हैं। इंटीजर को जब हम लूप में डालते हैं तो हम मेजरली व्हाइल का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि व्हाइल में इंटीजर्स को मैनेज करना आसान है, क्योंकि उसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस डाल सकते हैं। वहीं पे अगर हम किसी नंबर को अगर फॉर लूप में डालते हैं तो हमको रेंज फंक्शन यूज करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। जबकि अगर किसी लिस्ट को हमको फॉर लूप में डालना हो तब क्या हमको रेंज फंक्शन लगाना पड़ता है? नहीं। इसका मतलब फॉर लूप डेडिकेटेड है सीक्वेंशियल डाटा टाइप के लिए और व्हाइल लूप डेडिकेटेड है प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए। ये पाइथन का मतलब माइंडसेट है। आप करने को दोनों काम कर सकते हो दोनों में, लेकिन जब भी आपको सीक्वेंशियल डाटा, सपोज करो आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जाते हो, आपसे उसने एक क्वेश्चन कहा कि भैया एक प्रोग्राम लिखो जिसमें 5 एलिमेंट यूजर की मर्जी से जाए, तो आप ये व्हाइल में भी कर सकते हो, फॉर में भी कर सकते हो, पर फॉर में करना आसान। क्यों? क्योंकि लिस्ट एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। सपोज करो उसने एक क्वेश्चन दिया, कहा कि एक काम करो, एक नंबर है, चेक कर लो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब ये नंबर जो है, नंबर का काम जहां पे आया तुरंत आप किस में चले जाओ? व्हाइल में चले जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना आसान है। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाइल लूप से आप यही सब ज्यादा आराम से कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन है अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, अ लूप स्ट्रक्चर, अ डाटा स्ट्रक्चर, अ फंक्शन दैट कॉल्स अनदर फंक्शन। तो रिकर्सन का मतलब होता है एक फंक्शन जो खुद को कॉल बार बार कर रहा हो, यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला आपका क्वेश्चन है 239 पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डेफ कीवर्ड? डेफ क्यों होता है? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है आपका? डिफाइन अ फंक्शन। 240, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्ड डेफ मल्टीप्लाई। ध्यान दो मेरी बात को, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसकी बात कर रहा था? आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा था। जरा इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। ए क्या है? ये एक आर्ग्यूमेंट है, नहीं, डेफ लगा हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन अभी इनिशियलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो ए लिखा हुआ वो एक क्या है? पैरामीटर है। और बी क्या है? ये भी एक पैरामीटर है, लेकिन बी की वैल्यू को इसने क्या कर दिया? हाँ, डिफाइन कर दिया। इसने कहा बी की वैल्यू को 2 कर दो, तभी तो देखो इसने रिजल्ट में क्या प्रिंट करवाया हुआ है? 3। जब इसने फंक्शन को कॉल किया तब क्या हुआ है? देख रहे हो कि नहीं? जब इसने फंक्शन को कॉल किया है तो इसमें इसने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट को दी है, वो भी 3 है। क्या इसने 2 आर्ग्यूमेंट पास करी? जबकि इसने पैरामीटर तो 2 बनाए हुए थे ऊपर, एक ए बनाया था, एक बी बनाया था, लेकिन इसने बी की वैल्यू को क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने बी की वैल्यू को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, और अगर सिंटेक्स नहीं समझ पाए तो बच्चा समझ लो एक नंबर जाएगा। और वही एक एक नंबर से तुम्हारे 60-70 नंबर भी हो सकते हैं, और वही एक एक नंबर तुम्हारे 0 नंबर भी आ सकते हैं। ये याद रखना, तो एक एक नंबर के पीछे जाना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे 10 नंबर इकट्ठे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? a मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 दूनी 6 आ रहा होगा इसका रिजल्ट, जो कि सही है। Which keyword is used to indicate the end of a function in Python? कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए एक फंक्शन के एंड को? तो एंड कीवर्ड तो पाइथन में होता है। एंड कीवर्ड कितने लोगों को पता है कि पाइथन में होता है? नहीं होता, रिटर्न होता है, जो कि वैल्यू को रिटर्न करवा। अरे इतनी भी इंग्लिश पे ध्यान नहीं देनी कि आप पाइथन के कीवर्ड्स ही भूल जाओ, समझे कि नहीं?
रिटर्न होता है, रिटर्न का काम होता है उस फंक्शन में कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू को रिटर्न करवा देना उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल में फंक्शन को कॉल किया गया है। समझाया? फंक्शन से प्रिंट करवाना एक अलग बात होती है, फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करवाना एक अलग बात होती है। तो वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए हम क्या करते हैं? रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। What is the scope of a variable declared inside a function? एक फंक्शन के अंदर अगर एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया जाए तो उसका स्कोप क्या होगा? वो लोकल वेरिएबल होता है, लेकिन किसका लोकल वेरिएबल होता है? फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है। इसको आसान करके समझते हैं। सपोज करिए आप इसी शहर के रहने वाले हैं, सपोज करिए आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ के आप लोकल कहे जाएंगे ना, ऑब्वियसली आप लखनऊ के। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएंगे तो तब आप वहां के लोकल नहीं रह गए ना। यही सेम चीज इसके साथ भी। अगर कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर लिखा गया तो वो उस फंक्शन के अंदर लोकल है, लेकिन फंक्शन के बाहर वो जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, which of the following is a correct function which of the following is a correct function definition in Python? इसमें से फंक्शन को डिफाइन करने का सही तरीका क्या है? जब हम एक फंक्शन को पाइथन में डिफाइन करते हैं तो उसका सही तरीका क्या होता है? हमारे पास पहला सिंटेक्स है फंक्शन डेफ एक्स कॉमा वाई, दूसरा है डेफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई, तीसरा है डेफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई और चौथा है डेफ एक्स वाई फंक्शन फिर कॉल है। ठीक है, हमारे पास जो सही तरीका होता है ना वो होता है ये वाला। पहले लिखते हैं हम डेफ कीवर्ड, फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम, फिर लगाते हैं पैरेंथेसिस, और अगर हमको उसके अंदर कोई पैरामीटर पास करना, ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है, मैं बता रहा हूँ। जरूर नहीं कि आप उसके अंदर पैरामीटर दे ही दो, आप सीधा सीधा एक नॉर्मल, एक सेकेंड, आप सीधा सीधा उसके अंदर एक नॉर्मल पैरेंथेसिस लगा के भी कंटिन्यू कर सकते हो। ये बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे कोई पैरामीटर ही दे दो। एक और जरूरी बात क्या होता है कि कई बार फंक्शन के बीच में अंडरस्कोर लगा होता है, तो उससे भी मत घबराइएगा कि अरे सर ये तो अंडरस्कोर लगा था, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। आइडेंटिफायर कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पाइथन में आइडेंटिफायर्स होते हैं। जितनी चीजें यूजर डिफाइन करता है किसी भी प्रोग्राम में, जितनी भी चीजें यूजर डिफाइन करता है किसी भी प्रोग्राम में, उनको आइडेंटिफायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो कोई क्लास हो, चाहे वो कोई वेरिएबल नेम हो, और हर एक आइडेंटिफायर को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। हर एक आइडेंटिफायर को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आइडेंटिफायर के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते, उसके शुरू में आप कोई नंबर नहीं लिख सकते, बीच में आप डैश नहीं लगा सकते, आप सिर्फ अंडरस्कोर का ही यूज कर सकते हो। बात समझ आई? तो इसका सही आंसर होगा x, y, जो कि ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पास स्टेटमेंट डू इनसाइड अ पाइथन फंक्शन? पास स्टेटमेंट एक फंक्शन के अंदर क्या करता है? अभी थोड़ी देर में पहले मैंने इसके बारे में बात करी। कंटिन्यूज द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ अ लूप। कितने लोग इस ऑप्शन के साथ सही है? और भी ऑप्शंस आप पढ़ लो। डज नथिंग एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर, raises an exception, and last continues to the next iteration of a loop. अब मैं एक बात बता दूं, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। कंटिन्यू सिर्फ एक बार कंटिन्यू करेगा और वेट करेगा कि उसकी अगली आइटरेशन आए। पास क्या करेगा? वो पूरी स्टेटमेंट कोई पास करके बैठा हो, उसको मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर है। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन? डज नथिंग, कुछ नहीं करता, पूरी स्टेटमेंट को ये पास कर देता है। ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 245, व्हाट हैपेंस इफ अ फंक्शन इन पाइथन डज नॉट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट? क्या हो अगर एक पाइथन के फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट ही ना हो? द फंक्शन रिटर्न्स नन, Python raises an error, the function returns
as an empty value, the function returns true. अगर एक फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड नहीं लगा है तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर उसके अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट लगी तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं लगी तो नहीं करेगा। रिटर्न वो तभी करेगा जब वहां से कोई वैल्यू रिटर्न करवाई जाएगी। रिटर्न नहीं लगा तो कुछ नहीं करेगा, नन हो जाएगा। बात समझ आई? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है? सभी है, इनपुट भी है, प्रिंट भी है और लेन फंक्शन भी है। अगला क्वेश्चन 247 what is the purpose of lambda keyword in Python? Defines a generator function, terminates a function, imports a module, defines an anonymous function. तो lambda keyword क्या करता है? एक anonymous function को डिफाइन करता है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ लैम्डा फंक्शन के बारे में। देखिए कई बार क्या होता है कि आप एक फंक्शन बनाते हो तो आप पूरा का पूरा कीवर्ड डेफ ये वो पूरा सिंटेक्स लिखते हो। आप नहीं चाहते कि आप इतना लंबा फंक्शन बनाओ। आप एक एनोनिमस फंक्शन बनाना चाहते हो जो किसी काम को करके दे दे आपको, चुपचाप वो काम को करे, आपको दे दे। आप पूरा का पूरा भयंकर सिंटेक्स नहीं लिखना चाहते, तो आप उसकी जगह पे यूज कर दो लैम्डा कीवर्ड का, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन को बनाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी, वो चाहे आपका किसी वेरिएबल को टाइपकास्ट करना हो, एवरेज निकालना हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो, जो काम आप एक नॉर्मल फंक्शन से कर सकते हो आप वो सारे काम इस फंक्शन से कर सकते हो। पर डिफरेंस क्या है कि ये फंक्शन काम को चुपचाप कर देगा, कोई शोर शराबा कुछ इधर उधर नहीं करेगा। बहुत साइलेंटली वन लाइनर स्टेटमेंट होती है इसकी। वन लाइनर समझते हो, एक ही लाइन में आप लिख दो, दैट्स इट। और जबकि वहीं पे हमारा जो डेफ कीवर्ड वाला होता है वो पूरा का पूरा एक लंबा फंक्शन होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। तो वो मेजर फंक्शनैलिटी के लिए होता है। फंक्शनैलिटी इसकी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन प्रायः इसको मतलब छोटी स्टेटमेंट्स के लिए ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 248 which of the following is a correct way to define a function with a variable number of arguments in Python। तो हमारे पास जो सही होता है ये डी वाला। अब इतना डीप आपके उसमें पूछेगा नहीं, ये पाइथन के बहुत डीप पार्ट्स में से है। आर्ग और क्वार्ग, आर्गुमेंट और क्वार्गुमेंट, समझ रहे हो? ये सिंटैक्स पाइथन के बहुत डीप पार्ट्स में से है। लेकिन मैंने फेल सेव के लिए कि एनी हाउ अगर मान लो आपसे पूछ ले तब क्या हो, आप ये ना कहो कि अरे सर नहीं ये तो हमें पता ही नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक फंक्शन बना है डेफ जिसका नाम है ग्रीड, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया गया जो कि एक स्ट्रिंग है, नेम इज इक्वल टू गेस्ट, कॉलन लगाया, रिटर्न किया एफ। एफ क्या है? एफ स्ट्रिंग है, इसने रिटर्न किया हेलो कॉमा नेम। ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो गेस्ट, हेलो एलिस, हेलो या एरर? क्या प्रिंट करेगा भाई? हाँ, जिनको हेलो गेस्ट, हेलो एलिस लग रहा है उनके लिए 2 मिनट की शांति, क्योंकि ये एरर ही प्रिंट करेगा, इसका सिंटेक्स ही गलत है। इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारे। मैं आपको एक एक एरर पे पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो हाईलाइटर, सॉरी पेंसिल ले लेते हैं ताकि मैं आपको एक एक हाईलाइट करते चलूँ। सबसे पहले इसने नेम को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, फिर जब इसने कॉल किया तो नेम के अंदर इसने एक वैल्यू दे दी, देख रहे हो? तो जब इसने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे फिर देने का क्या मतलब था? चलो मान लिया कि वो अपडेट हो जाती, माना कि वो अपडेट हो जाती। आप एक बार इस एफ स्ट्रिंग को देखो। एफ स्ट्रिंग के अंदर हम जब भी लिखते हैं तो कॉमा नहीं लगाते। जब हम किसी वेरिएबल को पास करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस तो लगाते हैं, लेकिन बीच में कॉमा नहीं लगाते, समझे? और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मेथड इन पाइथन क्लासेस। तो इसका काम होता है, क्या होता है? इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट।